हेलो बच्चों। मैथ्स में अगर हम कोई भी फॉर्मूला कभी उसको रट्टा मारें या उसको याद करें तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली डिफ़िकल्ट हो जाती है। लेकिन यहीं अगर हम उस फॉर्मूला को समझें या उसके कंसेप्ट को समझें और उस टॉपिक से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें ना, चीज़ खुद ब खुद ईजी हो जाती है। एंड यही हम करने वाले हैं। तो ये 1 घंटा मुझे दो एंड गाइस ट्रस्ट मी, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। सो hello everyone, welcome back to Studies Nest and today we are going to do with one shot of area related to circles। और इसके अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं, हम करेंगे NCERT के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, कुछ क्वेश्चंस एंड देन वी आर गोइंग टू डू एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस फॉलोड बाय PYQs और एट द एंड में लास्टली लाइटनिंग स्पीड से क्विक recap of everything। So grab your notebook, start practicing simultaneously। वीडियो को पॉज कर करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो बिफोर आई सॉल्व। चेक योर अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन हो रहा है नहीं हो रहा। अगर हो रहा है एक्सीलेंट, टिक दैट। एंड अगर नहीं हो रहा, लुक एट द सोल्यूशन इन द वीडियो एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। दैट इज ऑलवेज द बेस्ट प्रैक्टिस टू डू मैथ्स वाइल वॉचिंग एनी वीडियो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो पहला फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर देखो, सबसे पहले एरिया का सर्कल का फॉर्मूला क्या कहता है? सर्कल का फॉर्मूला कहता है पाई आर स्क्वायर, दैट्स ऑल, राइट। अब सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, यहां पे फिगर में मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है सब कुछ। तो इसके अंदर हमारे पास एक एंगल ये है थीटा। यहां पे ये सेक्टर फॉर्म हो रहा है, ये सेक्टर होता है, राइट। इसके अंदर ये एंगल है। अब जब हम एरिया ऑफ सेक्टर की बात करते हैं ना, फॉर्मूला बहुत ईजी है। क्या करना है हमें? पाई आर स्क्वायर, ये सर्कल का फॉर्मूला हो गया, इनटू थीटा ओवर 360 एंड दैट्स ऑल। थीटा ओवर 360 क्यों करते हैं? क्योंकि थीटा उस पूरे कंप्लीट एंगल का एक छोटा सा पार्ट है। तो एक पोर्शन है सेक्टर, सेक्टर सर्कल का पोर्शन है और सेक्टर डिफाइन होता है एंगल से कि उसने कितना एंगल इंस्क्राइब किया है सर्कल के अंदर। अब देखो, अगर मैं ये सेक्टर ले लूं तो ये एंगल बड़ा हो गया तो उसका एरिया भी बड़ा हो जाएगा। दैट इज वाई द एरिया ऑफ द सेक्टर इज सोलली डिपेंडेंट अपॉन थीटा, राइट। इसी तरह से अब एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट में थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। और क्या काम करना पड़ता है? पहले हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकाला। अब इसके अंदर से अगर मैं ये ट्रायंगल सबट्रैक्ट कर दूं तो नीचे अनशेडेड एरिया क्या बचता है? सेगमेंट बचता है, राइट। एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो जो भी हमारा सेक्टर का एरिया आया, उसके अंदर से इस ट्रायंगल के एरिया को जब हम सबट्रैक्ट करेंगे, हमें सेगमेंट का एरिया मिलेगा। सो व्हाट वी हैव ओवर हियर, pi r square theta over 360, this is the sector's area minus area of triangle। अब ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, बिकॉज इट डिपेंड्स कि किस टाइप का ट्रायंगल है। ट्रायंगल अगर इक्विलेटरल हो तो हम √3/4 साइड स्क्वायर यूज करेंगे। ट्रायंगल अगर नॉर्मल है तो उसके हमें पहले साइड्स चाहिए एंड उस पर डिपेंड करते हुए हम ½ BH यूज करेंगे। हेरेंस फॉर्मूला हम इसमें नहीं यूज करते। ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते, बट हेरेंस फॉर्मूला चीजों को लंबा कर देगा यहाँ पे। सो ट्राई एंड अवॉइड दैट। वी आर गोइंग टू डिपेंड ऑन 2 फॉर्मूलाज, दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए √3/4 साइड स्क्वायर और अदरवाइज ½ BH, फाइन। अब लास्ट में आता है लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क की अगर हम बात करें तो हम कौन सी आर्क की बात करते हैं? जो हमारा सेक्टर डिफाइन करता है। सेक्टर ने हमें ये डिफाइन किया, राइट। तो ये हमारी लेंथ ऑफ द आर्क है। अब जैसे हमारा सेक्टर था, सेक्टर क्या था? पूरे सर्कल का पार्ट था। लेकिन लेंथ ऑफ द आर्क क्या है? वो सिर्फ सर्कमफ्रेंस का पार्ट है। एंड इसी तरह से सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज जस्ट 2πr। और लेंथ ऑफ द आर्क किससे डिफाइन हो रही है? अगेन एंगल से डिफाइन हो रही है। तो उसको भी हम क्या करेंगे? थीटा ओवर 360 से मल्टीप्लाई एंड दिस गिव्स यू द लेंथ ऑफ द आर्क। ओके, नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर। यहाँ पे जो हमने एरिया ऑफ सेक्टर या लेंथ ऑफ द आर्क को डिफाइन किया है, वी हैव डिफाइंड दैट बेस्ड ऑन दिस माइनर सेक्टर, ये माइनर सेक्टर। अब यहीं पे अगर क्वेश्चन में ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि सिमिलरली ये हमने निकाल लिया, नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, या फिर कोई क्वेश्चन डायरेक्टली भी सिर्फ मेजर सेक्टर की बात कर सकता है, तो उसके अंदर मेजर सेक्टर का क्या हो जाएगा रोल? मेजर सेक्टर का मतलब वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस एंगल जो सेक्टर से, हमारे माइनर सेक्टर से बाहर बन रहा है। और माइनर सेक्टर से बाहर क्या एंगल बन रहा है? दैट इज 360 माइनस थीटा। तो अब
फॉर्मूलाज तो वही रहेंगे, लेकिन ऊपर वाले थीटा की जगह हम यहाँ पे थीटा की जगह लिख देंगे 360 माइनस थीटा। यहाँ पे भी थीटा की जगह वी विल राइट 360 माइनस थीटा, एंड दैट इज द ओनली चेंज वी नीड टू मेक फॉर मेजर सेक्टर, राइट। एरिया ऑफ सेगमेंट, ऑब्वियसली एरिया ऑफ सेगमेंट हम हमेशा माइनर सेक्टर के अकॉर्डिंग निकालते हैं, बिकॉज अगर मेजर सेक्टर ये है तो उसके लिए सेगमेंट डिफाइन करना मुश्किल है। बट अगर आपसे मेजर सेगमेंट भी मांगा जाए, सपोज करो ये मेजर सेगमेंट है, मतलब सपोज नहीं करना, यही मेजर सेगमेंट है, राइट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एंड वी गेट मेजर सेगमेंट। आई विल जस्ट राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर द मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल के लिए शॉर्टकट गोला और बिंदी अंदर, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, राइट। ये गिनती के छोटे छोटे प्यारे प्यारे से फॉर्मूलाज हैं इस चैप्टर के, और बहुत इजी है, इसको याद करने की कुछ जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम क्वेश्चन में करेंगे ना, चीजें ऑटोमेटिकली यहाँ पे बसनी शुरू हो जाएंगी, दैट इज कॉल्ड सबकॉन्शियस रिटेंशन। क्योंकि आप जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो ना, थिंग्स स्टार्ट गेटिंग एब्सॉर्ब्ड इन योर ब्रेन। सो इसीलिए मैथ्स में कहते हैं प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जब हम फॉर्मूलाज को रट्टा मारते हैं या फिर कई क्वेश्चंस को रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, थिंग्स आर नॉट ईजी। हर बारी वो चीज एक बुखार की तरह लगती है, अरे यार ये वाला क्वेश्चन करना है, ये वाला क्वेश्चन करना है। नहीं, start practicing that. When you will practice it, you will nail it, you will kill it, and believe me, you will feel confident after few attempts of practicing. अगर फिर भी कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि आपने बहुत बारी ढंग से प्रैक्टिस की है एंड स्टिल यू आर नॉट एबल टू गेट इट, लेट मी नो एंड आई विल हेल्प यू विद दैट. I have already released a video on Insta doubt buster session, and I am going to start that videos soon by the next week. So if you have any doubts, drop in your comments and I will release the solution in videos proper format में. You will get your doubts solved in a proper manner, and believe me, उससे ज़्यादा better solution नहीं मिलेगा. So do drop in your comments. Okay, now coming back to this one shot. So let's begin now with the examples. Okay, ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट. ये सेकेंड एग्जाम्पल उठाया मैंने एनसीईआरटी का, क्योंकि अगर हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखें, बहुत छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, उसको अगर हम नहीं भी करेंगे ना, वो चीजें ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगी. बट दिस इज वन ऑफ द कोर एग्जाम्पल जिसमें आपका सेगमेंट कवर हो रहा है, एंड सेगमेंट इज द मोस्ट चैलेंजिंग टॉपिक इन दिस चैप्टर, राइट. बट टफ नहीं है. चैलेंजिंग का मतलब ये नहीं है कि वो चीज डिफिकल्ट है. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. अब फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी. उन्होंने शेड करके समझाया हमें, ये सेगमेंट है, इसका एरिया निकालना है. ठीक. इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21, फिगर में काफी क्लियरली मेंशन्ड है, एंड एंगल एओबी इज 120, वो भी यहाँ पे नजर आ रहा है, राइट. तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे. एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, फिर उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे और दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, बहुत डायरेक्ट फॉर्मूला है उसके लिए, विच इज, एंड एक और चीज, जब भी क्वेश्चन करो ना, चाहे 100 बारी प्रैक्टिस कर रहे हो किसी क्वेश्चन की, 100 बारी फॉर्मूला जरूर लिखो. ठीक है, दैट इज ऑलवेज हेल्पफुल. क्यों? एक तो वो दिमाग में बसता है फॉर्मूला. सेकेंड, व्हेन यू हैव टू डू द क्वेश्चन इन योर एग्जाम, चाहे किसी भी तरह का एग्जाम हो, फॉर्मूला लिखना कंपल्सरी होता है, एंड वो हैबिट फॉर्मेशन जो होती है ना, वो प्रैक्टिस से होती है. सो ऑलवेज राइट फॉर्मूला, चाहे कोई भी टॉपिक हो मैथ्स का, किसी भी क्लास के लिए. अभी आप 10th की प्रैक्टिस कर रहे हो, आगे जाके 11th 12th में भी ढेर सारे फॉर्मूलाज आएंगे, तो फॉर्मूला हमेशा प्रैक्टिस करते हुए जरूर लिखो. ओके, ना ओवर हेयर पाई 22/7 कहा गया, आर हमें 21 दिया है और थीटा 120 दिया है. ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई, ये कैंसिल हुआ 3 से, ये 1 और 3, अगर 120 इंटू 3 करो तो 1/3, और ये और 3 कैंसिल. अब हमें क्या बचता है हमारे पास, 22 इंटू 21. मैं हमेशा कहती हूँ, अगर मेरे वीडियोस देखे हो पहले, मैं 22 को हमेशा 2 इंटू 11 में ब्रेक कर देती हूँ. अब यहाँ पे व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई 2 इंटू 21, सो दैट गिव्स मी 11 इंटू 42. क्यों? 11 से मल्टीप्लाई करना चीज़ों को ईजी है, शॉर्टकट है, एंड द आंसर ओवर हियर बिकम्स 462. कैसे, एक बारी समझ लो. देखो ये 42 है,
इसको 11 से मल्टीप्लाई करना था। पहला नंबर यूनिट्स प्लेस का एज इट इज लिखो। अब बीच में जितने भी डिजिट्स हैं ना उनको आपस में ऐड करते जा रहा हो टर्न बाय टर्न। 4 + 2 इज 6, यहां उतार दिया। अब जो लास्ट डिजिट है दैट इज 4, वो भी एज इट इज नीचे उतर के आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं 3 डिजिट नंबर लूं यहाँ पे कैरी ओवर भी आएगा। सपोज करो इफ आई टेक 4 7 2, ओके। अब यूनिट्स प्लेस का डिजिट एज इट इज आया। 2 + 7 इज 9, 4 + 7 इज 11, 1 आया। 1 कैरी ओवर कहाँ पे, जो नेक्स्ट डिजिट नीचे उतरना था, और नेक्स्ट डिजिट नीचे 4 उतरना था, तो 4 + 1 5 हो गया। एंड दिस इज द प्रोडक्ट विद 11। 11 के साथ मल्टीप्लीकेशन की ओरल प्रैक्टिस करो, चीजें ईजी हो जाएंगी। जितनी कैलकुलेशंस हम ओरल करते हैं चीजें फास्ट होती हैं और काम आपका स्मूथली होता है, राइट। एनी हाउ दिस इज एरिया ऑफ द सेक्टर ओवर हियर। सो यहाँ पे इट इज द यूनिट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेक्टर का एरिया हो गया। अब ट्रायंगल, ट्रायंगल इज अ मेजर थिंग टू अंडरस्टैंड, बिकॉज हम कहते हैं कि ट्रायंगल में हमें हाफ बेस इनटू हाइट लेना है। एंड यहाँ पे अगर हम देखें ना हमारे पास ए बी की लेंथ है विच इज द बेस ओवर हियर, ना हमारे पास हाइट है, कुछ भी नहीं है। इसको मैंने सी पॉइंट एक ले लिया अपने आप से, ये 21, ये 21। What we are going to do, we are going to break it into 2 parts. मैंने OC जो ड्रॉ किया है that is nothing but a perpendicular, and this perpendicular divides the whole triangle AOB into 2 congruent triangles. This is just for the understanding. लिखना नहीं है, हमें समझाना नहीं है, हमें प्रूफ नहीं देना, right? Now what we are going to do, we are going to break only in triangle ACO. We have to find the length AC and OC. बिकॉज AC को जब हम डबल कर देंगे वो AB हो जाएगा, हमें बेस मिल जाएगा, और OC इज गोइंग टू एक्ट एज द हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल, राइट। एंड हाउ डू यू आर गोइंग टू डू दैट, यहाँ पे ये एंगल पूरा सेंटर एंगल 120 था, तो इसका हाफ एंगल 60, ये 60 हो गया। इसका मतलब अब ये छोटा सा एक ट्रायंगल बचता है, देखो ये 60 हो गया और ये 21। ट्रिगो लगेगी यहाँ पे, ओके। ट्रिगो लगेगी, नॉर्मल आपका साइन कॉस टैन वो चीजें लगेंगी। नाउ इफ आई एम फाइंडिंग AC, फर्स्ट ऑफ ऑल AC के लिए मतलब मेरे पास हाइपोटेन्यूज है एंड AC इज नथिंग बट परपेंडिकुलर, क्योंकि ये राइट एंगल है। हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर साइन में आते हैं, सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर साइन 60 इक्वल्स AC ओवर 21। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो AC की वैल्यू आ गई 21√3 होल ओवर 2, एंड दिस इज आर AC। दैट मीन्स मेरा बेस क्या बन जाएगा, जब बेस में मैं इसको डबल करूंगी माई बेस वुड बी 21√3 ओवर 2 इंटू 2, 2 कैंसल हुए, 21√3 बचता है। चलो यहीं पे लिख के भी दिखा देती हूँ। AB इज इक्वल्स टू ट्वाइस इंटू AC, सो दिस इज ट्वाइस इंटू 21√3 ओवर 2, ये कैंसल हुआ, दिस इज 21√3। ये हमारा बेस हो गया ट्रायंगल AOB का। अब मुझे काम करना है इस पे हाइट के लिए। अब ये छोटा ट्रायंगल AOC में ध्यान दो, मुझे OC चाहिए। OC क्या है, बेस है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास है, एंड व्हेन वी नीड द बेस वी यूज cos। तो cos 60 इक्वल्स OC ओवर 21। cos 60 वैल्यू हाफ, सो देयरफॉर OC इज इक्वल्स टू 21/2। मैं इसको डेसिमल्स में नहीं कन्वर्ट करूंगी, किसी भी चीज को डेसिमल्स में मत कन्वर्ट करना। एक, कैलकुलेशन में भाषण मचती है, दूसरा टाइम वेस्ट होता है, तीसरा कॉन्फिडेंस भी लूज होता है। सो देयर आर सो मेनी ड्रॉबैक्स एसोसिएटेड विद डेसिमल्स। समहाउ आई एम नॉट वेरी फ्रेंडली विद डेसिमल्स, तो मैं उसको अवॉइड करती हूँ एज मच एज पॉसिबल, राइट। नाउ मूविंग ऑन विद द कैलकुलेशन ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB दैट इज हाफ इंटू AB इंटू OC। AB हमारा पूरा बेस है यहाँ पे और OC हमारी पूरी हाइट है। AB की वैल्यू आई थी 21√3 और OC की वैल्यू आई 21/2। ठीक, तो ये नीचे क्या बना 4, ऊपर 21 इंटू 21 इज 441। So the answer for the area of the triangle is 441√3/4। Guys, स्क्वायर्स की जब हम बात करते हैं ना 30 तक के स्क्वायर्स याद कर लो। यस,
इतने क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें कैलकुलेशंस आपकी क्विक हो जाती हैं व्हेन यू नो द स्क्वायर्स। और जब स्क्वायर्स पता होते हैं ऑब्वियसली स्क्वायर रूट्स पता होते हैं, तो चीजें यहाँ पे और इजी हो जाती हैं, राइट। अब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। फाइनली एरिया ऑफ सेगमेंट, इन्होंने एरिया ऑफ सेगमेंट का कुछ नाम दिया था ए वाई बी। दिस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एंड एरिया ऑफ सेक्टर क्या आया था हमारा, दैट वाज 462, और ये आया 441√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत अटपटा आंसर है, यस सेटिस्फाइंग नहीं है, क्यों, फ्रैक्शन में छोड़ा है, रूट्स में छोड़ा है। एंड अगर एनसीईआरटी चेक करो, इसका आंसर उन्होंने यहीं पे छोड़ा। सॉरी, द रीजन बीइंग, देखो √3 की वैल्यू मैं हर वीडियो में कहती हूँ, पेपर की स्टार्टिंग के इंस्ट्रक्शंस में अगर आपको गिवन है तो आपको √3 की हर क्वेश्चन में वैल्यू डालनी है। अगर वहां नहीं गिवन तो जिस क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है √3 की हम सिर्फ वही डालेंगे, राइट। और अगर वैल्यू अगर गिवन होती, जैसे यहाँ पे √3 की वैल्यू एंड में नहीं गिवन, सो वी आर नॉट गोइंग टू पुट दैट, वी आर गोइंग टू लीव आवर आंसर ओवर हियर। एंड इन्होंने यहाँ पे सिर्फ एरिया ऑफ सेगमेंट मांगा था, सो दिस कंप्लीट क्वेश्चन इज वर्थ 3 मार्क्स। चाहे इसमें हमने सेक्टर निकाला, ट्रायंगल भी निकाला और सेगमेंट भी निकाला, बट उन्होंने मांगा सिर्फ सेगमेंट था, सो दिस क्वेश्चन इज वर्थ 3 मार्क्स। लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन अगर हम स्टेप बाय स्टेप वैल्यूज देने पे आए तो ये क्वेश्चन केस स्टडीज में भी कन्वर्ट होते हैं। एंड एरिया ऑफ सर्कल्स की केस स्टडीज देखोगे ना, बहुत केस स्टडीज एग्जिस्ट करती हैं, राइट। आई एम गोइंग टू कवर फ्यू इन दिस वीडियो, लेकिन केस स्टडीज के लिए मैं अलग से एक वीडियो फॉर्म करने वाली हूँ जिसमें हर चैप्टर की केस स्टडीज सॉल्व करूंगी। और अगर केस स्टडीज का पीडीएफ चाहिए, दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑन माय टेलीग्राम चैनल, राइट। सो नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके, सो एग्जाम्पल्स में वैसे ही एनसीईआरटी में उन्होंने सिर्फ अब एक एक्सरसाइज छोड़ी है और उससे रिलेटेड 2-3 एग्जाम्पल्स छोड़े हैं, तो उसमें से मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल उठाया था। नाउ स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत छोटा सा है, लिटरली 2 नंबर या 1 नंबर की वेटेज का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। देखो उन्होंने मांगा एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। सबसे पहले क्वाड्रेंट क्या चीज होती है भाई, ये रहा हमारा एक सर्कल। क्वाड्रेंट होता है जब हम पूरे सर्कल को 4 बराबर के हिस्सों में बांट दें, इस तरह से। अ क्वार्टर टेक्निकली इज कॉल्ड एज क्वाड्रेंट। वहां पे एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। एंड व्हेन यू जस्ट लुक एट दिस पोर्शन, इट इज नथिंग बट अ सेक्टर। तो उन्होंने क्या मांगा आपसे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला ना क्लास 7th और 8th में भी सिखा दिया जाता है, नॉट थ्रू दिस बट क्या कह के कि यार क्वाड्रेंट इज 1/4 ऑफ द सर्कल, सो दैट मीन्स इट इज 1/4 पाई आर स्क्वायर। और इसको अगर हम टेक्निकली अब समझें, पाई आर स्क्वायर इंटू 90/360, ये क्या होता है, 1/4 होता है। आ गए हम वहीं पे, सेम फॉर्मूला है, 1/4 द एरिया ऑफ द सर्कल, दैट इज 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो फॉर्मूला हुआ। अब हमें क्या करना है, हमें रेडियस चाहिए। रेडियस कैसे चाहिए, सर्कमफ्रेंस गिवन है। ओके, सो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर इक्वल्स 22। ठीक, अब आर क्या आ रहा है, ओके जस्ट अ सेकेंड, इतना शॉर्टकट नहीं करूंगी। 2 इंटू पाई इंटू आर इक्वल्स 22। तो आर इक्वल्स 22/2 इंटू पाई। मैं पाई नहीं सॉल्व कर रही, क्यों, वहां पे जाके पाई कट जाएगा। ये 11 हुआ, या फिर चलो कर लेते हैं, पाई अपॉन 11 अपॉन पाई है, सो 11/22 इंटू 7, ये 2 हुआ। सो दैट मीन्स द रेडियस इज 7/2। ये आ गया। अब एरिया है 1/4 22/7 इंटू पाई आर स्क्वायर, सो 7/2 इंटू 7/2। ये कैंसल हुआ, ये कैंसल हुआ, क्या बचता है, 77/8। 11 इंटू 7 इज 77, नीचे 4 और 2 बचता है, सो दैट इज 8। आंसर क्या आ जाता है, 9.5 बचता है, सो 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। डिवीजन भी मैंने तुम्हारे सामने ओरल की है, ट्राई टू डू दैट इन द सिमिलर मैनर। कॉन्फिडेंस रखो अपनी कैलकुलेशंस में। येस, यू नीड टू हैव अ गुड होल्ड
on the tables obviously, and I will always recommend learn squares and hence square roots. Fine. So we are done with this question. और यही क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में आए, इतना कुछ लिखा है, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. लेट मी जस्ट शो. अगर एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आए तो मैं क्या करूंगी. आई विल राइट 2 pi r is equals to 22, r is equals to 22. I will write 11 क्योंकि 2 कैंसिल हो जाए, ये कैंसिल कर रहे हैं 11, ठीक, अपॉन पाई. दिस इज सो 11 अपॉन 22 इंटू 7/2. सो एरिया का फॉर्मूला 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 एंड हेंस द आंसर. ये कैलकुलेशन है. कितनी देर लगी घड़ी पे देख लेना रिवाइंड करके. 1 मिनट के अंदर मैंने ये सारा काम कर दिया. सो एमसीक्यूज में इतना ही टाइम लगना चाहिए, एंड दिस इज गोइंग टू हैपन ओनली इफ यू हैव द कॉन्फिडेंस, राइट. सो डू प्रैक्टिस वेल. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In a circle of radius 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 degree at the center. Find the length of the arc, the area of the sector, and the area of the segment. ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये मैंने जानबूझ के उठाया है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम तीनों चीजें कर रहे हैं. आर्क भी कर रहे हैं, सेक्टर भी कर रहे हैं, सेगमेंट भी कर रहे हैं. तो अगर ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन में से आता नहीं है केस स्टडी में, क्योंकि केस स्टडी में हमेशा एक नरेशन होती है, एक स्टोरी बिल्डअप होती है, बट this is a complete material for a case study kind of a question. So let's start. सबसे पहले फिगर बनाते हैं. एक सर्कल है, रेडियस 21, पहले वाले क्वेश्चन में भी 21 था एग्जाम्पल में, एंड यहाँ पे जो एंगल है वो 60 डिग्री है. फाइन. ये हमारा, अगर हम यहाँ पे कॉर्ड स्ट्रेच कर दें तो ये नीचे सेगमेंट फॉर्म हो जाती है, और सेक्टर है OAYB. OAYB पूरा हमारा सेक्टर है और AYB सेगमेंट है. फाइन. और अगर सिर्फ लेंथ ऑफ द आर्क की बात करते हैं तो वो नीचे AB को भी हम कह सकते हैं AB, राइट. फर्स्ट पार्ट, लेंथ ऑफ द आर्क. लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला होता है 2 pi r थीटा ओवर 360. सो दैट इज 2 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 60 ओवर 360. ठीक है. अब 7 से ये कैंसिल हुआ, ये 6 होता है, 2 और 3 6 होते हैं. सो द आंसर इज जस्ट 22 सेंटीमीटर. इससे ज्यादा प्यारी वैल्यूज नहीं हो सकती, कैलकुलेशन इससे इजी नहीं हो सकती. फाइन. अब सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ द सेक्टर. एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360. सो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 60 ओवर 360. ये कैंसिल होके 1/6 आता है, ये 3 आता है, ये 2 हो गया, 2 से ये 11 हो गया. व्हाट वी आर लेफ्ट इज 11 इंटू 21. अब शॉर्टकट लगाओ जो अभी पीछे समझाया है, एंड द आंसर यू विल गेट इज 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज सेक्टर है, एरिया है. पहले लेंथ थी, लेंथ सेंटीमीटर में थी. फाइन. ये हमारे हो गए फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट. ओके. अब थर्ड पार्ट है सेगमेंट. सेगमेंट का मतलब हमें ट्रायंगल चाहिए. ट्रायंगल का मतलब मुझे हाइट चाहिए, बेस चाहिए. ये मैंने स्ट्रेच कर दिया, ये एंगल यहाँ पे 30 हो गया. अब इस क्वेश्चन में मैं अलग से ट्रायंगल्स नहीं फॉर्म करूंगी. आई विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर ओनली. सो इन ट्रायंगल AOC पहले मैं निकाल रही हूं AC. एंगल के हिसाब से AC इज द परपेंडिकुलर. तो AC अगर परपेंडिकुलर है तो मीन्स आई एम गोइंग टू यूज sin 30. sin 30 इज इक्वल्स टू AC ओवर 21. sin 30 की वैल्यू होती है हाफ. सो 21/2 इज AC, और देयरफॉर AB की लेंथ हो जाएगी 21, क्योंकि उसका डबल हो जाएगा. अब सिमिलरली मुझे चाहिए OC की लेंथ, वहां पे cos यूज हो जाएगा. सो cos 30 इज इक्वल्स टू OC ओवर 21. cos 30 इज √3/2. 21 √3/2 इज OC. अब हमारे पास हाइट आ गई, बेस आ गया, ट्रायंगल का एरिया निकालना है. सो ट्रायंगल के एरिया के लिए वी विल अप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB is equals to half into 21 into 21 √3/2. So the answer is 441 √3/4, and therefore area of segment
सेक्टर का एरिया क्या आया था 231, 231 माइनस 441√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे मुझे डिटेल में नहीं समझाना था ट्रायंगल, तो मैंने काफी फ्लो में क्वेश्चन किया विदाउट मेकिंग एक्स्ट्रा फिगर्स। एंड इफ यू सी पूरा क्वेश्चन आई थिंक लेसर देन 5 मिनट्स के अंदर मैंने कवर किया। एंड दिस क्वेश्चन इज एन एप्ट मटेरियल फॉर केस स्टडीज। यस, द कैलकुलेशंस वर सिंपलर। सो ऐसे क्वेश्चंस में ना देखो, जब हम अगर बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से भी बात करें, बहुत ज्यादा डेडली कैलकुलेशंस वाले डायमेंशंस नहीं देते। फाइन, सो थिंग्स वर गुड, कंसेप्चुअली क्वेश्चन स्ट्रांग है, इजी भी है, डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। राइट, सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसके ढेर सारे तो वेरिएशन एग्जिस्ट करते हैं। मैंने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का ये 8th क्वेश्चन उठाया, लेकिन हर बुक में ऐसे ढेरों क्वेश्चन मिलेंगे। इनफैक्ट पिछले 5 साल के पेपर्स भी जब आप उठाओगे ना, तो आपको नजर आएगा कि ऐसा कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर एग्जिस्ट करता है। Fine. So let's read and understand. A horse is tied to a peg at one corner of a square-shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. क्या कह रहे हैं? एक स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है, उसमें एक कॉर्नर में एक पेग, पेग मतलब एक छोटा सा पोल जहां पे घोड़े को बांधा गया है। तो वहां पे एक घोड़ा बंधा हुआ है टाइड विद रोप ऑफ 5 मीटर। तो ये जो रोप दिखाई है ना, सॉलिड ब्लैक लाइन, दैट इज अ रोप एंड दैट इज 5 मीटर इन लेंथ। जबकि स्क्वायर की जो लेंथ है ना पूरी, दैट इज 15। सो लेट्स राइट, ये 15 है और ये जो लेंथ है ये 5 है। तो इसका मतलब अब घोड़ा जब ऐसे घूमेगा, कोई भी चीज जब घूमती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पैग लगा हुआ है, ये एक पैग है, ठीक। अब कोई भी चीज जो बंधी हुई है वो कितनी चीज टाई कर सकती है? अगर सपोज करो यहाँ पे ये ऐसे बंधा है, वो ऐसे ही घूम सकता है, सेक्टर ही बनेगा और तो कुछ बनेगा नहीं, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने सेक्टर ड्रॉ करके भी दिखाया है। और एंगल क्या है हमारा यहाँ पे 90 डिग्री, बिकॉज स्क्वायर का कॉर्नर पॉइंट है। क्वेश्चन पहला पार्ट क्या कहता है? द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। हॉर्स कहां तक ग्रेज करेगा? जहां तक वो घूम पाएगा। ये हॉर्स अगर यहाँ पे बंधा हुआ है तो कितना घूम रहा है? एक क्वार्टर जितना एरिया ही तो घूम रहा है ना, राइट। एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड। सो द फर्स्ट पार्ट 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब 1/4 इसलिए क्योंकि एंगल 90 था, और पाई के लिए उन्होंने कह दिया 3.14 यूज करो। रेडियस भी गंदा है, रेडियस इज 5, तो आर स्क्वायर 5 स्क्वायर हो गया यहाँ पे। एंड व्हाट डू वी गेट? 1/4 into 3.14 into 25, that is the area of the part of the field which horse can graze. अब कैलकुलेशंस करेंगे। ओके, पहले मैं 314 और 25 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ। यह आता है, डेसिमल्स कितने थे? 2 डेसिमल प्लेसेस थे। हमारे पास आया 78.5 डिवाइडेड बाय 4। अब मुझे इसको 4 से डिवाइड करना है। सो व्हाट आई विल हैव 1, आई विल गेट 38, 9, 25, 6, 10, 2, 5। ओके, और डेसिमल आ गया था यहाँ पे 19.625। सो द एरिया दैट हॉर्स कैन ग्रेज इज 19.625 मीटर स्क्वायर, नॉट सेंटीमीटर बट मीटर स्क्वायर, ठीक। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। इंक्रीज इन द एरिया बोला है, उन्होंने ये नहीं कहा कि अब वो कितना एरिया ग्रेज कर पाएगा, उन्होंने कहा कितना बढ़ गया एरिया। दैट मीन्स इंक्रीज का मतलब इट इज दे वांट अस टू फाइंड द डिफरेंस इन द न्यू एरिया एंड द ओल्डर एरिया। पहले हम न्यू एरिया निकालेंगे, इज इक्वल्स टू 1/4 पाई 10 स्क्वायर, क्योंकि न्यू रेडियस इज 10, सो दैट इज 1/4 इंटू 22, सॉरी 3.14 है, इंटू 100। The answer becomes 314/4 and this is 734, हाँ 34 8.5,
ठीक. सो द इंक्रीज इन एरिया is equals to 78.5 minus 19.625. (58.875 centimeter square is the remaining area, or sorry, that is increase in the area. So ये क्वेश्चन था दोनों पार्ट्स में. पाई यूज किया हमने 3.14. फर्स्ट हमने छोटे रेडियस के साथ 5 मीटर के साथ आंसर निकाला, और अब हमने निकाला आंसर. ये देखो मैंने यहाँ पे ना सेंटीमीटर लिखा है क्योंकि आदत बहुत ज्यादा सेंटीमीटर लिखने की है. रियलिस्टिक सिनेरियो में जनरली सेंटीमीटर नहीं होता, मीटर होता है या फिर उससे भी बड़ी यूनिट्स होती हैं. सो प्लीज बी केयरफुल विद दैट. फाइन. नाउ मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है. लेट्स सी हाउ. अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस. ये 6 इक्वल डिजाइंस है. ओके. इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, लेट्स मेक दैट. ये रहा हमारा सेंटर और ये रहा हमारा रेडियस, एंड दिस इज 28 centimeter. Find the cost of making the designs at the rate of 0.35 per centimeter square. अब हमें cost of the design निकालना है. Cost of the design का मतलब we are supposed to find the area of each segment times by 6, क्योंकि 6 equal designs हैं और उसको हमें cost से multiply करना है. Segment का एरिया मतलब sector minus triangle, right? और यहाँ पे 6 equal designs है, angle नहीं गिवन. ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग. देखो यहां पे ये पूरा एंगल कितना होता है? 360. 6 इक्वल डिजाइन है. इसका मतलब थीटा इज इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू 6 360 डिवाइडेड बाय 6 एंड देयरफॉर दैट इज 60 डिग्री. ओके, ये एंगल आपका आ गया 60 डिग्री. बाहर लिख रही हूं 60 डिग्री आ गया. अब ट्रायंगल पे ध्यान लगाओ. ये ट्रायंगल है, ये एंगल हमारा 60 डिग्री आया, और अगर ये एंगल हमारा 60 डिग्री है, ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हुए. x plus y plus 60 equals 180. लेट मी जस्ट ब्रेक दैट इन फ्रंट ऑफ यू. x प्लस x दोनों इक्वल एंगल है, प्लस 60 इक्वल्स 180. तो 2x इक्वल्स 120. सॉरी. तो x की वैल्यू आ गई 60. इसका मतलब ये एंगल्स भी 60 हो गए. किस तरह का ट्रायंगल फॉर्म हुआ? इक्विलेटरल, राइट? यहां पे ये चीजें ना दिखानी पड़ेंगी. सो लेट इट बी, लेट्स नेम द फिगर फर्स्ट. ओ ए बी. ये x है, ये भी x है, ठीक है. लेट्स राइट अबाउट दैट. वी हैव AO equals OB radii, right? So therefore angle OAB equals angle OBA equals x. Isosceles property. Now x plus 60 equals 180 ASP. Therefore x की वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हो. Hence triangle OAB is एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल जाना तो बहुत जल्दी काम होता है. द रीजन बीइंग हमें ट्रिगो नहीं लगानी, हमें हाइट नहीं चाहिए. हमारे पास तीनों साइड्स इक्वल है, रेडियस 28 है, तो इसका मतलब तीनों साइड्स हमारी 28 है. फाइन. सो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बन जाएगा? दैट इज √3/4 साइड स्क्वायर, एंड साइड क्या है हमारी? 28. 7 into 28 is 65196 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर. देखो अब मैं कह रही थी ना √3 की वैल्यू अगर गिवन होगी तभी काम होगा. यस, यहाँ पे उन्होंने √3 हमें दे दिया विच इज 1.7. ये शुक्र करो आपको सिर्फ वो दिया है 1.7 दिया है, तो 196 into 1.7 करना है.
for the area of the triangle. Okay, I am हाँ, ये तो हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा. सो लेट्स डू दैट ओवर हेयर. किसी भी कोने में नहीं. I will erase this. I will erase this triangle and I will calculate it in this corner. So 196 or 17. 2, 4, 63, 4, 7, 6, 13, 196, 2, 13, 4, 1 carry, 10, 13, sorry. 1, 3. So the answer comes out to be 3332, and this 333.2 centimeter square is the area of one triangle. ठीक है, ये एक ट्रायंगल बना. अब हमें क्या करना है, हमें सेक्टर का एरिया निकालना है. पहले एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360. 3 पाई के लिए तो कुछ नहीं बोला, नहीं. 22/7 into 28 into 28 into 60 over 360. ये 1/6, ये 4, अब ये 2, ये 3. Okay, so we are left with 22 into 2 into 28 divided with 3. Okay, so we have 56. 22 into 56 divided by 3. 2 into 11 into 56 divided by 3. 1, 1, 2 into 11 by 3. So we have 2, 3, 2, 1 by 3. And this is 410.6 centimeter square. ये आया area of sector. Now area of segment, that is 410.6 minus 3332. And this is, यहीं पे कैलकुलेट कर रही हूँ. 9 minus 2 is 0, और 10 minus 3 is 7. हाँ, आंसर इज 77.4 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये एक सेगमेंट का एरिया आया. नाउ वी नीड टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिजाइन. दैट इज 6 इंटू, क्योंकि 6 सेगमेंट्स हैं, 6 डिजाइन्स हैं, 6 इंटू 77.4. और रेट क्या था, रेट वॉज 0.35. ये सारी मल्टीप्लीकेशंस करनी है. सबसे पहले 35 इंटू 6. ओके, तो ये आ गया 2.1. सो 77.4 इंटू 2.1. अब 77421, 774 इंटू 8, 4, 5, 4, 5, 1, 15, yeah, 1. So 12, 6, 1. So the answer is 16254, और डेसिमल्स दो जगह पे हैं, एंड दैट इज ₹162.54. तो ये था हमारा कॉस्ट ऑफ द डिजाइन. हमने इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल समझा. इक्विलेटरल ट्रायंगल समझने के बाद सेक्टर का नॉर्मल एरिया निकाला, सबट्रैक्ट किया, सेगमेंट का एरिया आया. एक सेगमेंट के एरिया को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया एंड साइमल्टेनियसली रेट से मल्टीप्लाई किया टू गेट द टोटल कॉस्ट. दिस वॉज दिस क्वेश्चन, और ये मैंने जानबूझ के इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए उठाया था टू गिव यू द एक्सपोजर कि इक्विलेटरल ट्रायंगल आए तो उसका हम कैसे हैंडल करेंगे. राइट, अब नेक्स्ट है हमारे पास another question, and this is a question actually which is from the old NCERT. नई NCERT में नहीं है, but this question is important क्योंकि इसके बेस पे केस स्टडीज बहुत इजीली कन्वर्ट होती हैं. So let's start. Now this question says this figure depicts a racing track whose left and right ends are semicircular. मतलब यहाँ पे एक सेमीसर्कल है, यहाँ पे एक सेमीसर्कल है. The distance between their two inner parallel line segments is 60 meter. Let's start marking that. क्या कह रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइंस इज 60 मीटर. मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, ये 60 मीटर है. ओके, एंड दे ईच आर 106 मीटर लॉन्ग. तो जो पैरेलल लाइंस है दैट इज 106 मीटर लॉन्ग. दिस इज व्हाट दे हैव गिवन. इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, ये जो ब्लू कलर की विड्थ है दिस इज 10 मीटर.
एंड दिस इज यूनिफॉर्म ऑल अक्रॉस. ऐसा नहीं है कि वो इस तरह से 10 है, उस तरह से कम या ज्यादा है, हर तरफ से कॉमन यूनिफॉर्म है, राइट. व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज. मतलब जो पूरा इनर एज है, ये पूरे हमें पेरीमीटर निकालना है बेसिकली. एंड द एरिया ऑफ द ट्रैक, जो ब्लू पोर्शन है उसका सारे का एरिया. फाइन, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट. देखो, द डिस्टेंस अराउंड द इनर ट्रैक. सबसे पहले एक फिगर बना रही हूं मैं, उसको ढंग से समझने के लिए. अब इन्होंने कहा हमें कि ये 60 मीटर है. इसका मतलब जो डायमीटर है वो 60 हो गया. दिस इज डायमीटर, सो देयरफॉर रेडियस इज 30. और ये चीज इन्होंने बोली 106. क्यों? उन्होंने कहा दे ईच द डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल सेगमेंट्स इज 60 एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग. तो जो पैरेलल ट्रैक्स है वो 106 है, तो ये भी 106 हुआ. टू स्ट्रेट लाइंस आर 106 ईच. और हमें क्या ऐड करना है? एक सर्कमफ्रेंस ऑफ अ कंप्लीट सर्कल, बिकॉज ये सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल, दोनों को क्लब करोगे एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस बनती है. सो द टोटल डिस्टेंस, टोटल लेंथ ऑफ इनर ट्रैक equals 106 plus 106 plus 2 pi r. So that is 212 plus 2 into 22/7 और रेडियस क्या है गिवन है हमें 30. ये है. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में उन्होंने पाई की वैल्यू कुछ नहीं बोली. आई हैव टेकन इट 22/7 बट आई फील इंक्लाइन टूवर्ड्स टेकिंग 3.14 क्योंकि 3.14 से कैलकुलेशन थोड़ी बेटर रहेगी. सो आई एम एक्चुअली गोइंग टू चेंज दिस 2 into 3.14 into this. So अब इसको सॉल्व करते हैं. 3.14 into 60 हो जाता है. दैट इज, इसको सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई करूँ, 4, 2, 8 एंड 18. तो डेसिमल इज आफ्टर 1 डिजिट, क्योंकि ये एक 0 से तो हट गया था. सो वी हैव 212 प्लस 188.4 एंड द आंसर कम्स आउट टू बी 0.40101 400.4 सेंटीमीटर. सॉरी, मीटर. ट्रैक है, ये रफ है, ठीक है. तो 400.4 मीटर इज द लेंथ ऑफ द इनर ट्रैक. बहुत इजीली निकल आया. अब एरिया ऑफ द ट्रैक. एरिया ऑफ द ट्रैक के लिए बेसिकली देखो, ये है, मैं इसको डिवाइड करके समझाऊंगी. व्हाट वी हैव, 2 रेक्टेंगल्स ऊपर और नीचे and 2 semicircular rings on the left and the right, right? So what we have over here is sorry. So what we have over here is 2 semicircular rings. 2 rectangles की dimensions क्या है? Width उन्होंने कहा था 10 मीटर. तो यहाँ पे अगर हम इसको ठीक से समझें, this is 10, ये 10 है, ये भी 10 है और ये 106. So that means area of 2 rectangles is equals to 2 into 106 into 10. So that becomes 2120 meter square. ये area of 2 rectangles होगा. Now area of 2 rings. कौन से रिंग्स? देखो, ये तो सेमी सर्कुलर रिंग है, एक तरफ सेमी सर्कल है, एक तरफ सेमी सर्कल है, लेकिन अगर उसको क्लब करोगे तो सर्कुलर हो गया. तो इसकी जगह पे मैं लिख देती हूं सर्कुलर रिंग्स. एंड द फॉर्मूला इज पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर. मतलब आउटर एरिया माइनस इनर एरिया. नाउ द थिंग इज व्हाट इज आउटर रेडियस. ये चीज यहाँ पे फिर से समझा रही हूँ. ये 30 था, ये 10 है, ये 30, ये 10, तो कितना हो गया? 40 हो गया आउटर रेडियस. नाउ 3.14 इंटू 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर. 3.14 1600 माइनस 900, ये 700 आता है. तो मैं यहाँ पे 22/7 ले रही हूँ इंटू 700. The answer is 2200. Area of the circular rings is 2200. So area of track, that is 2120 plus 2200
00 and the answer comes out to be 4320 meter square because we are talking about the area. पिछले में तो मीटर लिखा था ना. हाँ, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिकॉज सी वैसे कंसेप्ट अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू सेक्टर सेगमेंट और लेंथ ऑफ द आर्क, बट since it belongs to area of circles, so that is why this question in itself is important because it tests your complete understanding of various complicated circular objects. Okay, so now moving on with the next thing and that is exemplar. अब हमारे पास एग्जाम्पलर के फ्यू क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस ऑन विच आर इंपॉर्टेंट विच आर डिफरेंट. फाइन, सो लेट्स स्टार्ट. पहला क्वेश्चन मैंने उठाया है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. 11.9 फिगर है ये. शेडेड रीजन, देखो सारी डायमेंशंस गिवन है क्वेश्चन में और कोई वर्ड्स नहीं है, सिर्फ लिख दिया शेडेड रीजन. शेडेड रीजन में अगर आप ये बीच में देखो क्या है, फिर से अभी जैसा हमने सर्कुलर ट्रैक किया, रेसिंग ट्रैक जो पिछले क्वेश्चन में किया, बिल्कुल वैसा स्ट्रक्चर है. दो सेमी सर्कल्स एंड में है, बीच में एक रेक्टेंगल है. मतलब अगर मैं पूरे आउटर रेक्टेंगल विच इज 26/12 उसमें से ये बीच का माइनस कर दूं, आई विल हैव द शेडेड रीजन. अब समझना ये है कि इसको कैसे करेंगे. यहाँ पे व्हाट इज द डायमीटर एंड व्हाट इज द लेंथ. ये चीज देखो, ये 4 है, ये गिवन है हमें यहाँ पे, और ये भी 4 है. ओके, नॉट हेयर बट till here it is 4. तो 12 minus 8 that is 12 minus 4 plus 4 is 4 again. तो डायमीटर कितना हो गया, ये 4 आ गया, that is radius is 2. अब लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल ये पूरा 26 है, 26 पूरे आउटर रेक्टेंगल की लेंथ गिवन है हमें. अब यहाँ पे ये 3 तो 20 हो गया पूरा. एक चीज यहाँ पे रेडियस ये होता है विच इज 2 और यहां पे हमारे पास 3 और ये पूरा 26. तो बीच का पोर्शन कितना बचता है, लेट इट बी x. तो x इज इक्वल्स टू 26 माइनस लेफ्ट में 5 राइट में 5, 10 माइनस 16 हो गई लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट. अब एरिया ऑफ आउटर rectangle which is 26 times 12 and that is, let's do that, 312 meter square. Now area of inner capsule है, वो कैप्सूल स्ट्रक्चर ही तो है ना, तो that is equals to area of circle plus area of small rectangle. ओके, ये क्या है 22/7 इंटू रेडियस हमारा 2 आया था प्लस एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल दैट इज 16 इंटू 4 ये आता है. लेट्स कैलकुलेट. अगर मैं इसको 3.14 ले लूँ इंटू 4 प्लस 16 इंटू 4 इज 64. 3.14 इंटू 4 क्या होता है, 6, 1, 5 and 12. 12.56. 12 excuse me, 12.56 plus 64 which is 76.56. so ये आया 76.56 मीटर स्क्वायर. अब शेडेड एरिया निकालना है तो आउटर रेक्टेंगल में से कैप्सूल माइनस करेंगे. एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, ये सब चीजें जो मैं लिख रही हूँ ना, ये पेपर में भी लिखना जरूरी होता है. दैट डिफाइंस दैट व्हाट एग्जैक्टली आर यू डूइंग. एरिया ऑफ कैप्सूल, (312 minus 76.56). So 312.00 76.56 04 sorry 44 ये 9 था ना. तो दिस इज 11 5 0 10 3 2. So the answer is 235.44 मीटर स्क्वायर. मीटर है.
meter, right? This is how we found this area. Okay, now next question with from exemplar. ओके ये क्वेश्चन डिफरेंट है, ध्यान से देखना. द डायमीटर्स ऑफ फ्रंट एंड रियर व्हील्स ऑफ अ ट्रैक्टर आर 80 एंड 2 मीटर रिस्पेक्टिवली. देखो पहला 80 सेंटीमीटर है, दूसरा 2 मीटर. कभी ट्रैक्टर पे ध्यान दो तो आगे का व्हील छोटा होता है, पीछे के व्हील्स बड़े होते हैं. सो दैट इज व्हाट दे हैव शोन बाय गिविंग अ स्मॉलर डायमेंशन ऑफ द डायमीटर फॉर द फ्रंट व्हील एंड फॉर द रियर व्हील इट इज 2 मीटर विच इज क्वाइट बिगर इन रिलेशन टू द फर्स्ट वन. Find the number of revolutions that rear wheel will make in covering a distance in which the front wheel makes 1400 revolutions. सबसे पहले रेवोल्यूशंस की बात करते हैं. रेवोल्यूशंस क्या होता है? एक व्हील है, कोई मेरे पास कोई राउंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है. ओके, एक व्हील है. अगर वो व्हील जितना घूमता है, अगर एक बार ही घूम रहा है दैट इज वन रेवोल्यूशन, और एक बार ही घूमने में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है दैट इज इक्वल्स टू द वन सर्कमफ्रेंस. तो अगर 1400 रेवोल्यूशंस है that means 1400 times the circumference. Fine, that is the distance covered by a particular wheel. अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ो एक बार, सेकंड सेंटेंस स्पेशली. फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस दैट रियर व्हील विल मेक इन कवरिंग अ डिस्टेंस इन विच द फ्रंट व्हील मेक्स 1400 रेवोल्यूशंस. देखो डिस्टेंस तो दोनों व्हील सेम ही कवर करेंगे ना, एक ही व्हीकल के दो अलग अलग व्हील्स है तो डिस्टेंस तो सेम कवर करेंगे, बट रेवोल्यूशंस कितने ले रहे हैं दैट डिपेंड्स अपॉन द डायमीटर ऑफ द व्हील. तो अब वो कह रहे हैं कि जो पीछे वाला व्हील है वो कितने रेवोल्यूशंस ले रहा है अगर डिस्टेंस इज सेम एज द फ्रंट व्हील. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्रंट व्हील विच इज इक्वल्स टू 1400 टाइम्स 2 पाई R1. 1400 नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस गिवन है, उसको हम सर्कमफ्रेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज द डिस्टेंस. सो इट इज 1400 इंटू 2 पाई इंटू 80. मैंने सेंटीमीटर में रखा और मैं 2 पाई को नहीं सॉल्व कर रही, मैं किसी भी चीज को सॉल्व नहीं कर रही, आई एम लीविंग इट. दिस इज द डिस्टेंस, लेट इट बी सेंटीमीटर. क्यों? नाउ दिस इज द सेम डिस्टेंस बीइंग कवर्ड बाय द रियर व्हील. सो नाउ just a second, let n be the number of revolutions by rear wheel. So therefore 1400 into 2 pi into 80 equals n into 2 pi into 2 मीटर था तो वो 200 में मैंने कन्वर्ट कर दिया एज अ सॉरी दैट वॉज डिवाइडेड बाई 2. ये भी डिवाइडेड बाई 2 क्योंकि वो डायमीटर गिवन है, इस चीज का ध्यान रखना है. ओके, अब ये चीज देखो इंपॉर्टेंट, 2 पाई दोनों तरफ है, कैंसिल हो गया, इसीलिए आई डिड नॉट गेट इंडल्ज इन एनी कैलकुलेशंस. 2 पाई कैंसिल, ये 40 आ गया, ये 100 आ गया. अब 1400 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100 दिस इज इक्वल्स टू n. ये 100 यहाँ खत्म और आंसर क्या आ गया सीधा 560. तो n की वैल्यू आ गई 560 रेवोल्यूशंस. आई डिड नॉट डू एनी कैलकुलेशंस ओवर हियर. पहले डिस्टेंस निकाला, उसको बिना मल्टीप्लाई करे एज इट इज एक्सपोर्ट किया, सेकंड के इक्वल रखा एंड वी गॉट द वैल्यू. क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है एंड रेवोल्यूशंस के क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं. ओके, नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट. ओके, यस, क्लॉक हैंड, मिनट हैंड, दीज क्वेश्चंस आर अगेन इंपॉर्टेंट. The length of a minute hand of a clock is 5 centimeter. ठीक है, that is it means the radius of the clock. Minute hand बड़ा होता है, that is the radius. Find the area swept by the minute hand during the time period 6:05 till 6:40. मतलब 6:05 से लेके 6:40 के बीच में कितना एरिया स्वीप किया मिनट हैंड ने. अब पूरा एंगल कितना होता है 360 और कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स. सो 60 मिनट्स is equals to 360 degree. तो 1 minute equals 360 divided by 60 that is 6 degree. अब यहाँ पे हमारे पास कितने मिनट्स कवर हो रहे हैं 6:05 से लेके 40 तक. We are talking about 35 minutes. So 35 minutes is equals to 35 into 6 degree. मैं इसको भी नहीं मल्टीप्लाई कर रही. Let's talk about the area.
एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, क्योंकि 1 मिनट हैंड यहाँ से लेके 65, मतलब नॉट वहाँ से बट वहाँ से लेके यहाँ तक जो बना रहा है ये एंगल, ये एरिया निकालना है, इट्स अ काइंड ऑफ अ सेक्टर, ये एरिया निकालना है, इट्स अ काइंड ऑफ अ सेक्टर. सो 22/7 इंटू रेडियस क्या है 5, एंगल कितना आया 35 इंटू 6 अपॉन 360, एंड ये कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा था इसीलिए मैंने मल्टीप्लीकेशन नहीं करी. ये 60 आया, अब ये 5, 12, 12, 6, 11. What are we left with? 11 into 5 upon 6. So 25 into 11, that is 275 upon 6. And the answer we get is 35, that is 5 बचता है 0.8 centimeter square. So we have 45.8 centimeter square. Yes, this is approximate क्योंकि I stopped randomly abruptly after 1 decimal place. So approximate ऐसे क्वेश्चंस में लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमने कैलकुलेशन स्टॉप किया. एंड मोरओवर व्हेन वी नो दैट वी आर डिवाइडिंग बाय 6, 3 और समथिंग लाइक दैट, प्लीज़ ये अप्रॉक्सीमेशन हमेशा चलेगा क्योंकि आपका कंप्लीट आंसर डेसिमल्स में बहुत रेयर होता है कि वो खत्म हो जाए. ओके, सो दिस इज हाउ वी डू व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ क्लॉक क्वेश्चन. एंड क्वेश्चन ये मैंने जानबूझ के उठाया था बिकॉज आई वांटेड टू गिव एन एक्सपोजर ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन दिस वन शॉट. ओके, नाउ अनदर वन. 1, 2, and yes, we have just 2 more questions before we start PYQs. Area of a sector of central angle of a circle is 770. अब यहाँ पे हमें एंगल गिवन है, एरिया सेक्टर का गिवन है. फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क. हमें रेडियस नहीं गिवन, तो एंगल और एरिया यूज करके हम पहले रेडियस निकालेंगे, उस रेडियस से हम लेंथ ऑफ द आर्क निकालेंगे. ओके, तो एरिया इज इक्वल्स टू pi r square theta over 360. 770 equals 22/7 into r square into 200 by 360. ओके, ये जीरो यहाँ खत्म नाउ और ये जीरो यहाँ भी खत्म, तो एक जीरो हटाया जाए यहाँ पे. 7 into 7 अपॉन 22 into 2, ये 36. 22 नीचे 7 ऊपर, 2 नीचे 36 ऊपर, दिस इज आर स्क्वायर. ठीक, ये अब 11 से कटता है, ये 7 और ये 2, सॉरी दिस इज 2. ओके, अब ये देखो 49 इंटू 36 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर. सो आर की वैल्यू क्या आएगी, इसको अंडर स्क्वायर रूट करना है. 7 इंटू 6 अपॉन 2, दैट इज 21 इक्वल्स आर. ये हमारा रेडियस आ गया. अब हमें लेंथ ऑफ द आर्क चाहिए, दैट इज 2 pi r theta over 360. 2 into 22/7 into 21 into 200 upon 360. ये 3 हुआ, 1 0 1 0. अब 2 and 3 is 6, ये 6 बचता है. क्या बचता है बेटा, 22 into 20 upon 6. We are getting 220/3 and this is equals to 7, 10, 3.3 centimeter, and that is approximate. We are talking about the length of the arc. तो सेंटीमीटर पे स्टॉप किया. फाइन, हमने एरिया और थीटा यूज करके रेडियस निकाला, रेडियस को यूज करके वी गॉट द लेंथ ऑफ द आर्क. सो हियर इज योर, वो तो 6 बच रहा था, होल्ड ऑन. अच्छा हाँ ठीक है, फाइन. Okay, so this is the length of the arc. Now the last question from exemplar. Find the number of revolutions made by a circular wheel of area. फिर से revolutions का क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है ये पिछले वाले से. नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने हैं, सर्कुलर व्हील का एरिया गिवन है, इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 176. बेसिकली हमारे पास रेडियस नहीं है. ओके, डिस्टेंस गिवन है 176. सबसे पहले एरिया को यूज करेंगे हम and we will calculate the radius. So 1.54 is equals to pi r square. Circular wheel का area मतलब simple pi r square. So 1.54 equals 22/7 r square
तो 1.54 इंटू 7/22 इक्वल्स आर स्क्वायर, ये होता है 0.07 एंड दिस बिकम्स 0.49 इक्वल्स आर स्क्वायर. सो 0.7 आ गया रेडियस. अब लेंथ हमें डिस्टेंस गिवन है 176 विच इज n इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 0.7. ये कट के 0.1 हुआ. 176/2 इंटू 22 इंटू 0.1 इक्वल्स n. नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस चाहिए थे ना. तो अब 2 से ये कटा तो 88, ये 4 से कटा, नीचे एक डेसिमल बचा. दैट मीन्स 40 इज इक्वल्स टू n इक्वल्स नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस. इससे ज्यादा प्यारी कैलकुलेशंस कैसे मिलेंगी? The only factor that you need to be confident with your decimals and various multiplication, division, squares. यही चीजें यूज होती हैं बार बार. सारे क्वेश्चन देखो यही सब कर रही हूँ और कुछ नहीं है इसके अलावा. कई कैलकुलेशंस गंदी होती हैं स्पेशली जब 3.14 हमारे बीच में आ जाए या फिर रेडियस इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, रेडियस इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7, right? So the calculations have been pretty good so far. Now we are supposed to start with PYQs, that is past year questions. इसमें मैंने छोटे क्वेश्चंस भी उठाए हैं और कुछ एक दो केस स्टडीज भी उठाई हैं. So let's start with it. In the given figure, 3 sectors of a circle of radius 5 making angles 35, 50 and 95 at the center are shaded. यहाँ पे 3 portions हमें नजर आ रहे हैं shaded. Find the area of the shaded region. देखो ये क्वेश्चन को करने के ना 2 अलग अलग तरीके हैं, लेकिन जो तरीका बताऊंगी ना दैट इज अ शॉर्टकट. और ये क्वेश्चन आई एम श्योर 2 मार्कर होगा. यहाँ पे मेंशन नहीं है बट 2 मार्कर होगा बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत अच्छा, बहुत इजी क्वेश्चन है. ऐसा नहीं है कि आपको 3 सेक्टर्स के लंबे लंबे मेथड से पहले एक फॉर्म निकालना है, बट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू कंबाइन देम बिकॉज एक ही सर्कल का पार्ट है, सेम रेडियस है. सो इसका मतलब देखो हमें सिर्फ शेडेड एरिया चाहिए. शेडेड एरिया is equals to area of the 3 shaded total regions. तीनों sectors हैं तो pi r square theta 1 plus pi r square theta 2 plus pi r square theta 3. 3 अलग अलग एंगल्स हैं. So this becomes pi r square कॉमन ले लिया, theta 1 plus theta 2 plus theta 3. तीनों एंगल्स को ऐड कर देंगे. Now substituting the values, 5 रेडियस था, थीटा 1 कितना है 95, फिर 35 एंड फिर 50, ये आ गया. अब 22/7 इंटू 25 और एंगल कितना बचता है 95 प्लस 35, 100 प्लस 30, 130, 130 प्लस 50 इज 150. ओ आई डिड नॉट डू बाय 360, जस्ट अ मोमेंट, सॉरी. ये हो गया. अब 360 भी कॉमन है, वो यहाँ पे आया एंड ये 180 बनता था 360 बिकॉज 95 प्लस 35 इज 130, 130 प्लस 50 इज 180. तो ये कट के 2 हो गया, ये 11 हो गया. व्हाट आर वी लेफ्ट? 11 इंटू 25/7 दैट इज 275/7 एंड द आंसर वी गेट इज 365 दैट इज 9268 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ब्रैकेट में अप्रॉक्स. 2 मार्कर के लिए बहुत अच्छा, बहुत इजी लड्डू स्कोरिंग क्वेश्चन है. कैलकुलेशंस भी इजी थी क्योंकि एंगल हमारा कन्वर्ट हो गया 180, तो 360 से डिवाइड करके 2 मिला एंड दिस इज व्हाट वी गॉट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 इज 80. पेरीमीटर, लेंथ ऑफ द आर्क नहीं है, पेरीमीटर है. दे आर 2 डिफरेंट टर्म्स और ये क्वेश्चन मैंने PYQs में से जानबूझ के उठाया बिकॉज ऑफ द मेंशन ऑफ द वर्ड पेरीमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर. सबसे पहले एक सेक्टर बना रही हूं मैं यहाँ पे. ये चीज देखो, ये सेक्टर है, उन्होंने कहा पेरीमीटर. पेरीमीटर इज ऑलवेज सम ऑफ ऑल साइड्स. तो यहाँ पे क्या है, वी हैव L विच इज द लेंथ ऑफ द आर्क, ये रेडियस, ये रेडियस. सो L plus 2R इज गिवन टू यू एज 80 पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर. ठीक, लेंथ हमारे पास नहीं है. अब रेडियस कितना है 15 इक्वल्स 80. सो L इक्वल्स 80 minus 30 एंड दैट कम्स आउट टू बी 50 सेंटीमीटर. तो मतलब लेंथ ऑफ द आर्क आ गई हमारी 50. अब इसको क्या करेंगे हम,
रेडियस निकालेंगे। तो फॉर्मूला है 2πr θ/360। अच्छा, रेडियस तो हमारे पास है, थीटा निकालना है। ओके, तो 50 इक्वल्स 2 इंटू 22/7 इंटू 15 इंटू θ/360। मैं यहाँ पे 360 को नहीं सॉल्व कर रही, θ/360 एज इट इज एरिया में भी चाहिए होता है। सो इस पूरे की वैल्यू निकालेंगे, इस पूरे की वैल्यू। ओके, सो व्हाट वी गेट इज 50 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 15, दिस इज θ/360। उन्होंने हमसे एंगल अलग से नहीं मांगा, राइट, उन्होंने हमसे एरिया मांगा है। तो एरिया में अगर हम पूरा θ/360 एक्सपोर्ट कर दें, दैट इज फाइन। हम अपनी कैलकुलेशंस बचा रहे हैं यार, अपनी जान को आराम दे रहे हैं। ओके, सो व्हाट वी गेट ओवर हियर इज ये 25, ये 5, ये 3, एंड वी गेट 35 ओवर 22 इंटू 3 विच इज θ/360। इसको भी मैं और कैलकुलेशंस में नहीं इंडल्ज करूंगी। ओके, बिकॉज अब एरिया इक्वल्स πr² θ/360, 22/7, रेडियस क्या है हमारा 15 इंटू 15, एंड θ/360 की वैल्यू आई 35 अपॉन 22 इंटू 3। ये कट के 5 हुआ, ये पूरा कटा, ये कट के 5 हुआ। देखो वैल्यूज 15 इंटू 5 इंटू 5, 75 इंटू 5, 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशंस ऐसे की, मैंने कहीं पे भी फालतू की कैलकुलेशंस में नहीं गई, क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठती एक गंदी सी डेसिमल वैल्यू आती। ये गंदा सा डेसिमल मुझे क्या करता, यहाँ पे भी करना पड़ता उसको हैंडल, और फिर मेरी कैलकुलेशंस और लंबी होती, टाइम वेस्ट होता। तो देखो बीच में जब उन्होंने कोई चीज नहीं मांगी हमसे, उन्होंने अगर हमसे कहा होता कि व्हाट इज द एंगल, तो यस मुझे वहां पे उसको कैलकुलेट करना था एक्यूरेट, इनफैक्ट 360 को भी उधर लेके जाना पड़ता। बट सिंस दे डिड नॉट आस्क फॉर एनी एंगल्स एक्सप्लिसिटली, मैंने उस चीज को सॉल्व नहीं किया और उसको एज इट इज पूरे पहाड़ को उठा के यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया एरिया के फॉर्मूला में। दिस इज हाउ वी कैन हैंडल द क्वेश्चंस स्मार्टली। सो प्लीज लर्न दिस ट्रिक, एंड दिस इज एप्लीकेबल सिर्फ इसी चैप्टर के लिए नहीं, बट किसी भी टॉपिक के लिए, इनफैक्ट इन फिजिक्स ऑल्सो यू कैन यूज दिस मेथड्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कौन से पार्ट का PYQ है आई डोंट रिमेंबर, बट ऑब्वियसली PYQ है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये बीच में छोटू सा एरिया शेडेड रीजन है। इफ रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज 7। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बिकॉज ये देखो ये 7, ये 7, ये भी 7, ये भी 7। व्हाट वी आर हैविंग इज अ स्क्वायर। स्क्वायर में से हम 4 क्वाड्रेंट्स को माइनस कर दें, दैट इज द शेडेड रीजन। तो लेट्स राइट डाउन shaded area is equals to area of square, I am naming it ABCD। मुझे नामकरण करना बहुत पसंद है, उससे लाइफ इजी होती है टू रेफर टू टॉक अबाउट व्हाट वी आर डूइंग। सो एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस 4 टाइम्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट्स। एक क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, πr²/4, उसको 4 से मल्टीप्लाई करूं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, सर्कल का एरिया ही तो निकाल रहे हैं यार। सो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, 14 इंटू 14 माइनस 4 इंटू 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7 स्क्वायर। ये कैंसिल हुआ, ये स्क्वायर हट गया, वी गेट 196 माइनस 22 इंटू 7 विच इज 154, एंड द आंसर वी गेट इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब MCQ लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आई एम श्योर ये 2 मार्कर है, बिकॉज एक तो ये B पार्ट है विच इज मीन्स इट इज सम ऑप्शन। अब किस ऑप्शन का क्वेश्चन था आई डोंट नो, बट ये क्वेश्चन एक शेडेड रीजन था, इसमें 4 क्वाड्रेंट्स यूज हो रहे थे, इसीलिए आई हैड पिक्ड इट अप। ओके, नाउ द नेक्स्ट, ये सिमिलर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है वैसे 22-23 सेट 2 का, लेकिन इसी तरह का वाइपर्स बेस्ड क्वेश्चन NCERT में भी एग्जिस्ट करता है, विच आई डिड नॉट पिक, क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं उठाना चाहती थी PYQ से। A car has 2 wipers which do not overlap.
देखो, कार के वाइपर्स, कभी गाड़ी में बैठो और फिर ध्यान दो कि वो कभी ओवरलैप नहीं करते। दो वाइपर्स होते हैं, ऐसे चलते हैं, एक दूसरे के ऊपर नहीं आते। अगर ऊपर आएंगे एक दूसरे को तोड़ेंगे और पूरा एरिया हमारा विंडशील्ड का क्लीन नहीं हो पाएगा। फाइन। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 21 सेंटीमीटर, मतलब ये हमारा रेडियस है। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 120, एक ब्लेड का एंगल 120 है। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ टू ब्लेड्स, हमें टोटल एरिया निकालना है। टोटल एरिया इज इक्वल्स टू ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ अ सेक्टर, क्योंकि एक ब्लेड क्या करता है, एरिया ऑफ अ सेक्टर बनाता है। दैट मीन्स 2 इंटू 22/7, रेडियस क्या है 21, एंगल कितना है 120। बस ये कैलकुलेशन करनी है हमें। और ये तो पहले हो गया 3 इंटू 7 21, खत्म। 2 इंटू 22 इंटू 21। अब 11 को अलग कर रही हूँ, तो 2 इंटू 2 इंटू 21 बचता है। 4 इंटू 21 इज 84, सो 429 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशंस को स्पीड करो, मैं हर क्वेश्चन में कह रही हूँ, बिकॉज आई हैव सीन चिल्ड्रन स्टम्बलिंग अपॉन कैलकुलेशंस। बहुत अच्छे कंसेप्ट होते हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस की होती है, लेकिन कैलकुलेशंस पे कभी ध्यान नहीं देते, बिकॉज दे कंसिडर यार ये तो पार्ट है, हो जाएगा हो जाएगा, और वहां पे आंसर गलत आते हैं। सो प्लीज वर्क ऑन दैट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड वी आर जस्ट ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। दिस आई हैव पिक्ड अप, ये अभी मार्च में आया था। एंड ये वाला अगर क्वेश्चन देखोगे ना, इसी तरह का पिछले साल भी एक सिमिलर चीज एग्जिस्ट करती थी सैम्पल पेपर में। तो एक्चुअली दिस इज इंपॉर्टेंट, यू नेवर नो कितनी बारी रिपीट कर दें, कई बारी बैक टू बैक ईयर्स में भी चीजें रिपीट होती है। द ओलंपिक सिंबल comprising fixed interlocking rings represents the union of the 5 continents of the world। ये जो सिंबल होता है, पहले उसकी डिटेल दे रहे हैं। and the meeting of athletes from all over the world at the Olympic Games। In order to spread awareness of the Olympic Games, students of class 10th took part in various activities organized by school. One such group of students made 5 circular rings in the school lawn with the help of ropes. Probably this. One such group of students made 5 circular rings in the school. Okay. Each circular ring required 44 meter of rope. मतलब ये जो circumference है ना, that is 44. Each circular ring required 44 meter of rope. Okay. Also in shaded regions as shown in the figure, students made rangoli showcasing various sports and games. ठीक है. It is given that triangle OAB is an equilateral triangle. Okay. Good. बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, चीजों को इजी करने वाली। And all shaded regions are congruent. That means shaded regions are congruent का मतलब सारे सर्कल्स सेम रेडियस के हैं। रेडियस नहीं है हमारे पास, सर्कमफ्रेंस है। Based on the above information, answer the following question. Find the radius of each circular ring. सबसे पहले सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस से हमें रेडियस मिलेगा। ठीक है, करते हैं अभी। Then what is the measure of angle AOB? AOB 60 डिग्री। क्यों? यहां पे उन्होंने कह दिया कि ट्रायंगल OAB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब आधे नंबर का क्वेश्चन नहीं है यार, इन्फॉर्मेशन वहां गिवन है। ये तो इंग्लिश के अनसीन पैसेज की तरह है कि पैसेज पढ़ो, आंसर तुम्हारे सामने परस के दे दिया, एंड दैट इज व्हाट इट इज ओवर हियर। देन थर्ड पार्ट, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन R1। R1 का मतलब ये पूरा हमें निकालना है एक्सक्लूडिंग द सेगमेंट। और सेगमेंट सिर्फ सेगमेंट जैसा नहीं है। लेट मी जस्ट रीडू दिस शेप। ये एक सर्कल है, बहुत प्यारा सा सर्कल बना है। ठीक है, ये कॉर्ड है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जा रहा है। अब यहां पे भी है, तो बेसिकली हमें क्या निकालना है यहां पे, वी आर सपोज टू फाइंड ये निकालना है। मतलब हम सेगमेंट निकालेंगे और उस सेगमेंट को अगर हम डबल कर दें तो वो सर्कल में से सबट्रैक्ट करना है हमें, दैट इज। तो हमें फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन R1। और अब ये R1 यहां पे सिर्फ एक सर्कल का रीजन है या सारे सर्कल्स का रीजन है? आई कंसिडर कि एक सर्कल के लिए है, क्योंकि R1 अगर सब चीजों को डिफाइन किया जाता। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस। सो फर्स्ट पार्ट, दे आर टॉकिंग अबाउट द रेडियस। सबसे पहले वी हैव 2 pi r इज इक्वल्स टू 44। तो 2 इंटू
22/7 into r is equals to 44. ये 44 कैंसिल, सो देयरफॉर r is equals to 7 मीटर होगा, राइट, 7 मीटर. सेकेंड पार्ट, मेजर ऑफ एंगल AOB. एंगल AOB is equals to 60 डिग्री. बिकॉज रीजन लिख दो यहाँ पे यार, एक नंबर का क्वेश्चन है, ढंग से लिख दोगे कुछ नहीं घिसेगा हमारा, ना टाइम लगेगा. नहीं लिखोगे मार्क्स जरूर कर सकते हैं. तो बिकॉज ट्रायंगल AOB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. ठीक, ये हो गया. अब मेजर क्वेश्चन, दैट इज थर्ड A. ओके, उन्होंने मांगा है शेडेड रीजन. शेडेड रीजन R1 इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल. ये मैं स्टार्टिंग में डिफाइन कर रही हूँ जान पूछ के, ताकि हमें पता है और एग्जामिनर को भी पता है कि बच्चे को समझ आ गई है कि क्या करना है. अब वो आगे इंटरेस्ट से पढ़ेगा कि हाँ ये, इसलिए यहाँ पे ये सही चीज लिखी है, तो आगे वो ठीक कैलकुलेट कर रहे हैं. ठीक है, तो एरिया ऑफ द सर्कल माइनस ट्वाइस एरिया ऑफ सेगमेंट. बिकॉज एक आंख की तरह आई टाइप स्ट्रक्चर है, आंख की तरह का स्ट्रक्चर है ना ये जो बन रहा है यहाँ पे, राइट, एंड दिस इज ट्वाइस द सेगमेंट. पूरे सर्कल में से हम वो सब ट्रैक करेंगे एंड वी गॉट दैट ओनली. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट कैलकुलेटिंग दैट. तो अब यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल, पहले इसको अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं. एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर. 22/7, रेडियस हमारा 7 आया था, दैट इज 154 मीटर स्क्वायर. अब सेगमेंट, सेगमेंट के एरिया के लिए हमें एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए, दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर OAB लिख लेते हैं, दैट इज पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360. तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 60 ओवर 360, ये 6 हो गया, ये कट गया, वी आर लेफ्ट विद ये 3, ये 11. तो 11 इंटू 7/3, दैट इज 77/3 एरिया ऑफ सेक्टर बनता है. डेसिमल्स में जा रही है वैल्यू, एंड दिस कम्स आउट टू बी 78 इज बेसिकली 26. तो 25.67 मीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली. फाइन. अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, दैट इज √3/4 साइड स्क्वायर. सो √3/4 साइड क्या है 7. यहाँ पे तो हमें सब कैलकुलेट करना पड़ेगा आई फील, ऑल्दो इन्होंने गिवन नहीं है, बट ओके लेट्स डू दैट. नहीं, दैट इज 49/4 √3, ये हमारा आ गया एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. सो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट इज 49, नहीं सेक्टर में से माइनस करना था ना, सेक्टर है 77/3 माइनस 49/4 √3, ये आया हमारा एरिया ऑफ वन सेगमेंट. सो देयरफॉर R1 सर्कल का एरिया कितना आया 154 माइनस ट्वाइस ऑफ 77/3 माइनस 49/4 √3, ये बनता है 154 माइनस 154/3 प्लस 49/2 √3. 2 को 77 से मल्टीप्लाई करो 154 होता है. तो अब ये 3 इंटू 154, तो बेसिकली 154 इंटू 2 इज 8, 10, 3, 308/3 प्लस 49/2 √3. दिस इज द एरिया ऑफ R1 रीजन, एंड इसके साथ आई एम राइटिंग मीटर स्क्वायर. ओके, ये आया हमारा R1. लास्ट पार्ट क्या कहता है क्वेश्चन का, जो ऑप्शनल है, हम करते हैं हमेशा प्रैक्टिस में. फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप अराउंड द अनशेडेड रीजन्स. ओके, लेंथ ऑफ द रोप निकालनी है और उसको ट्वाइस करना है, नहीं उसको ट्वाइस नहीं करना, अनशेडेड रीजन्स S. ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक लेंथ ऑफ द रोप निकालनी है, उसको 8 से मल्टीप्लाई करना है. थर्ड का
B part, that is 8 into length of arcs, that is 8 times 2 pi r theta over 360. So 8 into 2 into 22 by 7 into 7 into 60 over 360. ये 6 हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये 3. Now we are left with 8 into 22 upon 3, and that is 176 upon 3. Because 22 को उससे करते हैं 8 1 carry, yes, and the answer comes out to be, we will have over here 526, which is 8.67 meter. So the length of the rope around the unshaded regions is 58.67 meters, and that is all from area of circles. So as a quick recap, हमने क्या किया इस क्वेश्चन में? We started with, sorry, इस वीडियो में हमने क्या किया? We started with the concepts, that is with respect to formulas की understanding. रट्टा नहीं मारना, क्रैम नहीं करना, समझना है, राइट? एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं, लेंथ कैसे निकालते हैं, सेगमेंट कैसे निकालते हैं, हर चीज को टर्न बाय टर्न किया. फिर सेकेंड एग्जाम्पल फ्रॉम एनसीईआरटी, देन फॉलोड बाय फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द एनसीईआरटी के क्लॉथी एक्सरसाइज, प्लस वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम ओल्डर एनसीईआरटी. उसके बाद हमने किए एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, एंड लास्ट में हमने किए पीवाईक्यूज, जिसमें हमने छोटे क्वेश्चंस भी किए और एक केस स्टडी भी की फ्रॉम दिस मार्च. And in case you want complete PDF or all the PYQs and the case studies, everything is available on my Telegram channel. So do follow it, and happy learning.